नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी और आप देख रहे हैं चुनावी खबरों पर आधारित चुनाव आज तक का हमारा ये विशेष बुलेटिन। तो सबसे पहले आप दिन की बड़ी चुनावी खबरों को संक्षेप में जान लीजिए, जिसके बाद हम आपको बताएंगे कि ये खबरें क्यों हैं विशेष और इनके क्या है राजनीतिक मायने। कर्नाटक में बीजेपी का शक्ति प्रदर्शन जारी है। गृह मंत्री अमित शाह 3 दिन के कर्नाटक के दौरे पर हैं। मंगलवार को अमित शाह ने बागलकोट में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। कर्नाटक के पूर्व सीएम और बीजेपी के दिग्गज नेता केएस ईश्वरप्पा अपने एक बयान से विवादों में आ गए। ईश्वरप्पा ने ऐसा क्या कहा, यह हम आपको विस्तार से आगे बताएंगे। कर्नाटक में कांग्रेस भी चुनाव प्रचार कर रही है। मंगलवार को कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने मैसूर में चुनावी रैली की। प्रियंका ने बम्बई सरकार पर करारा हमला बोला। लोकसभा चुनाव के लिए विपक्षी एकता की कोशिश में जुटे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोमवार को ममता बनर्जी के बाद समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव से मुलाकात की और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने मंगलवार को 2024 में राष्ट्रपति चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। साथ ही उपराष्ट्रपति कमला हैरिस भी 2024 में दोबारा चुनाव लड़ेंगे। तो आइए अब थोड़ा विस्तार से कुछ बड़ी खबरों को भी समझ लेते हैं। कर्नाटक में बीजेपी का धुआंधार प्रचार जारी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 3 दिन के कर्नाटक दौरे पर हैं। मंगलवार को अमित शाह ने बागलकोट में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर करारा हमला बोला। शाह ने कहा कि कांग्रेस के पास अपने नेताओं की कमी है। उसकी कंगाली इस बात से साबित होती है कि चुनाव लड़ने के लिए वो बीजेपी को छोड़कर उसमें शामिल हुए नेताओं पर आश्रित है। अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष कहते हैं कि अगर कांग्रेस पार्टी फिर से आई तो मुस्लिम रिजर्वेशन फिर से आएगा। बीजेपी पूछना चाहती है कि कांग्रेस मुसलमानों को 4% आरक्षण वापस लाएगी तो किसका कम करेगी। शाह ने यह भी कहा कि बीजेपी ने वोट बैंक के लालच में पड़े बिना धर्म के आधार पर रिजर्वेशन खत्म कर दिया। अमित शाह ने कांग्रेस पर जबरदस्त हमला करते हुए रिजर्वेशन पर उसे घेरा। कांग्रेस का दिया हुआ रिजर्वेशन बीजेपी ने खत्म कर दिया। अब अमित शाह ये कहते हैं कि आप ये रिजर्वेशन खत्म करेंगे तो किसका? सुनिए। अभी अभी हमारी सरकार ने एक यहां धर्म के आधार पर मुस्लिम रिजर्वेशन था, 4% रिजर्वेशन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने वोट बैंक की लालच में पड़े बगैर ये मुस्लिम रिजर्वेशन को समाप्त कर दिया है। हम मानते हैं कि धर्म के आधार पर रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए और मुस्लिम रिजर्वेशन समाप्त करने के बाद एसटी, एससी, वोकलिगा और लिंगायत सबके रिजर्वेशन में बढ़ोतरी करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। कर्नाटक चुनाव को लेकर बीजेपी अपना मैनिफेस्टो मई के महीने के पहले हफ्ते में जारी करने जा रही है। वहीं राज्य में बीजेपी का महाप्रचार अभियान चल रहा है, जिसके तहत बीजेपी के 150 नेता घर घर जाकर कैंपेन करेंगे। वहीं पीएम मोदी 7 मई तक कर्नाटक में 24 चुनावी रैलियां करेंगे। पीएम 27 अप्रैल को 50 लाख पार्टी कार्यकर्ताओं को वर्चुअली संबोधित भी करने वाले हैं। कर्नाटक में प्रचार के लिए बीजेपी का महत्वपूर्ण चेहरा पीएम मोदी हैं। वहीं लिंगायत वोटर्स को साधने का काम दिग्गज नेता येदियुरप्पा और बोम्मई कर रहे हैं। कर्नाटक के पूर्व सीएम और बीजेपी के दिग्गज नेता केएस ईश्वरप्पा अपने एक बयान से विवाद में आ गए। एक चुनावी जनसभा के दौरान ईश्वरप्पा ने कहा कि बीजेपी को शिवमोगा शहर के करीब 60,000 मुसलमानों के वोटों की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि ऐसे मुसलमान भी हैं जिन्हें व्यक्तिगत रूप से हमारी मदद मिली है। राष्ट्रवादी मुसलमान निश्चित रूप से बीजेपी को ही वोट देंगे। ईश्वरप्पा ने यह दावा भी किया कि बीजेपी की सरकार के दौरान हिंदू सुरक्षित रहे और किसी ने हिंदुओं पर हमला करने की हिम्मत नहीं की। ईश्वरप्पा इस चुनावी सभा में मुसलमानों को आड़े हाथों ले रहे थे। उन्होंने कहा कि हमें मुसलमानों के वोटों की जरूरत नहीं है, हमारे लिए राष्ट्रवादी मुसलमान सदा से हैं और रहेंगे। आइए हम सभी जातियों के लोगों से बातचीत करें और जानें कि बीजेपी शासन के दौरान उन्हें क्या लाभ मिले। शिवमोगा विधानसभा क्षेत्र में 50,000 से 55,000 मुस्लिम मतदाता हैं। मैं आपको सीधे यह बता देना चाहता हूं कि हमें एक भी मुस्लिम वोट नहीं चाहिए। हमें अधिक मुस्लिम वोटों की दरकार नहीं है, क्योंकि हमने उनको स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में काफी मदद की और ऐसे मुसलमान हमें वोट देंगे। बीजेपी के राज में हिंदू सुरक्षित थे, किसी ने हिंदुओं पर हमला करने की हिम्मत नहीं की। बहुत से लोग मुझे कहते हैं कि कर्नाटक में कोई दूसरी पार्टी जीती तो हिंदुओं की कोई सुरक्षा नहीं होगी।
हम हिंदुओं को कमतर और मुसलमानों को श्रेष्ठतर बनाने की मंशा को इजाजत नहीं देते हैं। हालांकि कुछ राष्ट्रवादी मुस्लिम निश्चित रूप से हमें वोट देंगे। उन राष्ट्र विरोधियों की बात रहने दीजिए जो खुद को कांग्रेस के साथ जोड़कर देखते हैं। हिंदुओं को जाति के नाम पर विभाजित करने में सभी नाकाम रहे हैं। चुनाव से पहले मुसलमानों का 4% ओबीसी आरक्षण समाप्त करने पर बीजेपी पहले ही कांग्रेस के निशाने पर है। ऐसे में माना जा रहा है कि ईश्वरप्पा का यह बयान चुनाव से पहले राज्य में ध्रुवीकरण को बढ़ावा देने का प्रयास है। कर्नाटक में कांग्रेस भी अपना शक्ति प्रदर्शन कर रही है। मंगलवार को कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने मैसूर में चुनावी रैली की। प्रियंका ने मुंबई सरकार पर प्रश्न उठाते हुए कहा कि पिछले चुनाव में कांग्रेस और जेडीयू की सरकार बनी थी, लेकिन बीजेपी ने गलत तरीकों और पैसों के इस्तेमाल से उसे तोड़कर अपनी सरकार बनाई। प्रियंका गांधी ने राज्य के लोगों से सोच समझकर मतदान करने का आग्रह करते हुए कहा, 40% कमीशन वाली सरकार ने जनता को बेरहमी से लूटा। कांग्रेस बीजेपी की सरकार पर करप्शन यानी कि भ्रष्टाचार का लगातार आरोप लगाती रही है। प्रियंका ने भी ये कहा कि 40% वाली ये बीजेपी की कमीशन सरकार है। सबसे ज्यादा दुख की बात तो ये कि ये जो 40% की सरकार चली उसने आपको लूटा, बेशर्मी से लूटा और बेरहमी से लूटा। भर्तियों में स्कैम हुए, पुलिस की भर्तियों में स्कैम हुए, तमाम स्कैम हुए, लेकिन कहीं किसी भी दोषी को नहीं पकड़ा गया क्योंकि ज्यादातर वो भाजपा से एसोसिएटेड दोषी थे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी 27 अप्रैल को बैंगलोर में रोड शो करेंगे, तो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी कर्नाटक के दौरे पर हैं। खड़गे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बनते ही हम पहली मीटिंग में कई महत्वपूर्ण निर्णय लेंगे। 200 यूनिट फ्री बिजली, गृह लक्ष्मी स्कीम, बेरोजगारी भत्ता जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे शामिल है, ये हम लागू करेंगे। लोकसभा चुनाव के लिए विपक्षी एकता की कोशिश में जुटे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव से मुलाकात की। इस मुलाकात में विपक्षी एकता को लेकर बात तो हुई, लेकिन चुनावी तालमेल कैसे होगा ये तय नहीं हो पाया। नीतीश कुमार पिछले कई दिनों से विपक्ष को एक साथ लाने का प्रयास कर रहे हैं और इसी सिलसिले में नीतीश सोमवार को कोलकाता में ममता बनर्जी से मिले, उसके बाद लखनऊ पहुंच गए, अखिलेश यादव से मिले। अखिलेश यादव ने फॉर्मूला रखा कि जिस राज्य में जो पार्टी बड़ी हो वहां विपक्ष के बाकी दल उसको अपने समर्थन का ऐलान कर दे ताकि विपक्ष के वोटों का बिखराव न हो। हालांकि इस प्रस्ताव पर सहमति बन पाना काफी मुश्किल है। उधर इस बात की संभावना कम ही है कि नीतीश कुमार के कहने पर अखिलेश यादव कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में कोई भी स्पेस देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को केरल वासियों को कई सारी सौगात दी। मोदी ने तिरुवनंतपुरम में पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। मोदी ने वंदे भारत ट्रेन में सफर भी किया। इस दौरान वो ट्रेन में सफर कर रही स्कूली छात्रों से मिले। पीएम ने तिरुवनंतपुरम में डिजिटल साइंस पार्क की आधारशिला रखी। कोच्चि वाटर मेट्रो और कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। दरअसल बीजेपी कर्नाटक के दूसरे राज्यों के अलावा दक्षिण भारतीय राज्यों में पैर पसारने के प्रयास कर रही है और ऐसे में पार्टी चाहती है कि वो केरल में कांग्रेस और लेफ्ट के विकल्प में खड़ी होकर दिखाए। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने 2024 में चुनाव लड़ने का ऐलान किया। जो बाइडेन ने एक ट्वीट में कहा कि हर पीढ़ी के पास एक पल होता है जहां उन्हें लोकतंत्र और अपनी मौलिक स्वतंत्रता के लिए खड़ा होना पड़ता है। मुझे विश्वास है यह हमारा पल है, इसलिए मैं अमेरिका के राष्ट्रपति के लिए दोबारा चुनाव लड़ूंगा। हमसे जुड़ें, चलो ये काम खत्म करें। 80 वर्ष के बाइडेन ने एक वीडियो रिलीज कर 24 में होने वाले चुनावों के लिए अपनी उम्मीदवारी पेश कर दी। पिछले कुछ महीनों से ही इस बात के संकेत मिल रहे थे कि जो बाइडेन फिर से राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकते हैं और अब उन्होंने अपनी दावेदारी की स्वयं घोषणा कर दी। वहीं अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने भी ऐलान कर दिया है कि 24 में वो भी दोबारा चुनाव लड़ेंगे। बाइडेन अपनी उम्मीदवारी की घोषणा उस समय कर रहे हैं जब अमेरिका के लोगों के बीच उनकी लोकप्रियता 40 अंकों से भी कम हो गई। वो महंगाई के मुद्दे पर घिरे हुए हैं। एक सर्वे में सामने आया कि खुद उनकी पार्टी के अधिकतर लोग नहीं चाहते कि उन्हें फिर से राष्ट्रपति का उम्मीदवार बनाया जाए। आज के लिए बस इतना ही। चुनावी खबरों पर हमारी इस विशेष पेशकश में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। प्लीज अपना आप बहुत ख्याल रखिएगा और चुनावी अपडेट के लिए जुड़े रहिए चुनाव आज तक के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। नमस्कार।